गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि साई आर या फिर रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन होता है। जैसे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ साई आर या फिर इसको कैपिटल आर से, राइट, तो ये होता है वेव फंक्शन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं साई स्क्वायर आर फाइंड करूं तो साई स्क्वायर आर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है और ये रिप्रेजेंट करता है किसके बारे में, तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में। मीन्स यहां से आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये हमने पढ़ा था। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो आपको उस वॉल्यूम में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो साई स्क्वायर आर इनटू वॉल्यूम। मीन्स अगर आपको कभी टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू साई स्क्वायर आर, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इनटू वॉल्यूम, जिससे मैं डीवी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो साई स्क्वायर आर इनटू डीवी रिप्रेजेंट्स टोटल प्रोबेबिलिटी, मैं पूरा लिख दूँ, ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन डीवी वॉल्यूम। डीवी वॉल्यूम में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये होने वाला है साई स्क्वायर आर इनटू डीवी। तो आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो। फिर मैंने एक चीज़ आपको और बताया था कि इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। तो इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स का मतलब मैंने आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया था कि इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व ऑन एक्स एक्सिस। यही है, क्लियर है। तो ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आज का टॉपिक रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि से इमेजिन करिए कि आपके पास एक स्फीयर है और लेट्स से ये स्फीयर है और इस स्फीयर का मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है। तो अगर आप सेंटर से स्फीयर की सरफेस पे कहीं भी जाएं तो ये डिस्टेंस सेम होगा। ये सारे वैल्यू मींस सेंटर से आप स्फीयर की किसी भी सरफेस पे जाएंगे तो सेंटर से सरफेस के बीच का डिस्टेंस ये स्मॉल r होगा। क्लियर है? मतलब मैंने क्या बोला कि सेंटर से जो स्फीयर का सरफेस है ये पूरा सरफेस r डिस्टेंस पे, आप किसी भी डायरेक्शन में जाए आपको r डिस्टेंस पे सेंटर का स्फीयर मिलेगा। और आपको एक चीज और पता है कि ये साई r है, साई r या फिर इसको कैपिटल r भी बोलते हैं, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ये रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, तो फिर ये सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है। साई आर डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियस, मींस ये एंगुलर पार्ट पे डिपेंड नहीं करता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि एक स्फीयर है, स्फीयर r डिस्टेंस पे इसकी सरफेस है, राइट, और ये जो साई आर है ये सिर्फ r पे डिपेंड करता है। इट मींस अगर r सेम होगा तो साई आर का वैल्यू भी सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ
स्फीयर के सरफेस पे, स्फीयर के आप सरफेस पे जाएंगे तो सेंटर से डिस्टेंस ऑलवेज आर रहेगा, स्मॉल आर रहेगा। अगर डिस्टेंस सेम है सबका तो साई आर का वैल्यू भी सेम होगा। इट मीन्स स्फीयर के सरफेस पे साई आर का वैल्यू ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये पॉइंट समझना है, क्यों कांस्टेंट रहेगा? बिकॉज साई आर सिर्फ आर पे डिपेंड करता है और सारे पॉइंट पे कहीं भी आप सरफेस पे चले जाओ डिस्टेंस स्मॉल आर ही है। तो अगर साई आर कांस्टेंट रहेगा तो साई स्क्वायर आर क्या रहेगा, ये टर्म भी कांस्टेंट रहेगा। अगर सरफेस पे साई आर कांस्टेंट है, साई आर सेम है, तो टोटल सरफेस पे कहीं भी आओगे साई स्क्वायर आर का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। ये पॉइंट समझ में? तो चलिए काम करिए, आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पहले हेडिंग दें और ये सिर्फ आप ड्रॉ कर लें स्फीयर, ठीक, और एक लाइन लिखें, सिर्फ ये ड्रॉ करके एक लाइन लिखें आप। लिखिए आप कि since all points on the boundary of surface of sphere, since all points on the boundary of surface of sphere are at same radial distance, since all points on the boundary of sphere are at same radial distance, are at same radial distance and psi r or capital R are radial part of wave function, and psi r or capital R depends only on R, and psi r or capital R depends only on R. Therefore value of psi r, therefore value of psi r will be same, therefore value of psi r will be same, therefore value of psi r will be same on boundary of sphere. Therefore value of psi r will be same on boundary of sphere, and अब देखो psi r अगर सेम है तो साई स्क्वायर आर भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप ये भी देखो, इसमें आगे कंटिन्यू करो कि एंड वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर आर and value of psi square r will also be same, and value of psi square r will also be same on boundary of sphere, and value of psi square r will also be same on boundary of sphere। अब इस लाइन का मतलब समझें, अगर साइन स्क्वायर आर का वैल्यू बाउंड्री पे सेम है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे साइन स्क्वायर आर का वैल्यू जो भी है वही वैल्यू यहाँ भी है, सेम वैल्यू यहाँ भी है, सारे बाउंड्री पे साइन स्क्वायर आर का वैल्यू सेम है। आपको पता है साइन स्क्वायर आर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इस बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। मींस बाउंड्री ऑफ स्फीयर पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। मींस इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो यहाँ पे होगा वही इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ भी होगा, सेम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ भी होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ सरफेस की बात कर रहे हैं। अगर आप स्फीयर के अंदर आ गए तो फिर रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज होगा तो साई आर चेंज होगा, साई आर चेंज होगा
साइज स्क्वायर आर चेंज होगा। अगर साइज स्क्वायर आर चेंज होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी चेंज होगा। क्लियर है? तो साइज स्क्वायर आर चेंज होने का मतलब क्या है? चाहे तो लिखने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख लीजिए कि वी कैन कंक्लूड दैट electron probability density we can conclude that electron probability density will be same on the surface of sphere, will be same or constant on the surface of sphere. Clear है? अच्छे तरह काम करते हैं। अब इसी को अपन आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कि सरफेस ऑफ स्फीयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से मेरे पास एक आर रेडियस का स्फीयर था, राइट, और एक और स्फीयर है इसमें जस्ट थिकनेस dr डिस्टेंस से इंक्रीज कर दे। मतलब आप ऐसा समझे कि मैंने एक ऐसा और स्फीयर लिया बड़ा सा, और इस स्फीयर का रेडियस r से थोड़ा सा ज्यादा है, मींस r प्लस dr है। इसका मतलब ये होगा, ये जो मैंने शेल, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितना है? dr है। समझ में आ रहा है? तो मुझे क्या करना है, ये मतलब ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट होगा, ये थोड़ा सा रैंडम दिख रहा है आपको। तो ये जो dr थिकनेस का शेल दिख रहा है, शेल समझते हो आप? शेल, अब आप इसको सब भूल जाओ, इस स्फीयर को भूल जाओ, ठीक है? आप इमेजिन करो कि r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस का थिन स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल का मतलब आप ऐसे इमेजिन करो कि आपने बॉल देखा हो, प्लास्टिक बॉल, ठीक? तो प्लास्टिक बॉल अंदर से हॉलो होता है, राइट, और एक थिन स्फेरिकल शेल होता है। क्लियर है? अब ऐसे इमेजिन करो कि आर रेडियस पे, आर डिस्टेंस पे मैंने dr थिकनेस का थिन स्फेरिकल शेल लिया है, राइट? तो मुझे इस थिन स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड कर सकते हैं क्या? देखिए कैसे। तो मैं लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ थिन स्फेरिकल शेल क्या होगा? यहां से मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ थिन स्फेरिकल शेल विल बी इक्वल टू, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बड़ा सा स्फीयर लूंगा जिसका रेडियस r प्लस dr है, उसका वॉल्यूम फाइंड करूंगा। स्मॉलर रेडियस वाले स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करूंगा जिसका रेडियस r है, और इन दोनों वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा, इसमें भी 4/3 पाई लार्जर वाले का वॉल्यूम r प्लस dr है क्यूब माइनस स्मॉलर वाले का 4/3 पाई r क्यूब। थिन स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कैसे फाइंड किया? लार्जर वाले का, लार्जर स्फीयर का वॉल्यूम माइनस स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा, इसको एक्सपैंड कर दे, 4/3 पाई कॉमन ले दोनों में, a प्लस b का होल क्यूब r क्यूब प्लस dr क्यूब प्लस 3r स्क्वायर dr, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3r dr स्क्वायर माइनस r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया। क्लियर है? एक चीज और, dr बहुत ही कम है, जैसे मान लीजिए 0.1 है, बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है, 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा, 0.1 का क्यूब 0.001 होगा। मतलब अगर किसी स्मॉलर नंबर का, मतलब 1 से अगर स्मॉल नंबर है उसका स्क्वायर करोगे
तो वैल्यू डिक्रीज होता है, क्यूब करोगे तो भी वैल्यू डिक्रीज होगा। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि डी आर अगर स्मॉल है तो डी आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, डी आर का क्यूब ये भी बहुत स्मॉल होगा। तो मैं चाहूँ इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि नेग्लेक्टिंग डी आर क्यूब एंड डी आर स्क्वायर, क्योंकि इनका वैल्यू बहुत ही कम होगा, मीन्स ये वेरी स्मॉल है। तो अगर इन्हें नेग्लेक्ट कर दो, एक ये डी आर क्यूब है, एक डी आर स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया तो ये बन जाएगा, अगर आप सॉल्व आर क्यूब कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 4 पाई 3 से 3 कैंसिल आर स्क्वायर डी आर। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ थिन स्फेरिकल शेल मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्लियर है? तो जल्दी से नोट करें और ये पॉइंट लिखिए कि इफ अ थिन स्फेरिकल शेल, ये पॉइंट लिख लीजिए, इसका मतलब क्या? इफ अ थिन स्फेरिकल शेल, इफ अ थिन स्फेरिकल शेल having thickness dr, having thickness dr is considered at distance r, is considered at distance r, then volume of thin spherical shell will be, if a thin spherical shell having thickness dr is considered at distance r, then volume of thin spherical shell will be 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये तो लाइन समझ में आपको, आपने प्रूफ भी कर लिया। क्लियर है?